नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि हैं 2014 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन, है ना। हमने 2014 के एग्जाम पेपर से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया है, जहां हमने 60 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर लिए डे 6 तक। और आज क्या है? आज है डे 7। अभी डे 7 तक जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं रेगुलरली, उन्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि डे 6 तक ही बहुत बड़ा पोर्शन अपने सिलेबस का हम एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि उन कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से देख भी लिया है ना। तो आप सोचिए कि 2014 से 25 तक 1200 क्वेश्चन है। 1200 क्वेश्चंस का मतलब है 120 क्लासेस। 120 क्लासेस में अगर हमने डे 6 में इतना कर लिया है, तो आप सोचिए डे 120 आते आते हम कितना कुछ कवर कर लेंगे। और इस क्लास में जो भी नए लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम पहले तो हर एक क्वेश्चन में से कीवर्ड ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे भी आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फिर हम उसको डिटेल में समझते हैं, फिर हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि इन ऑप्शन से रिलेटेड आगे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद हम वो लैंग्वेज समझते हैं। हम वो लैंग्वेज समझते हैं जिसमें यूपीएससी चीजों को गलत करता है, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें यूपीएससी उन क्वेश्चंस को, उन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल सही ही लिखता है ना। तो हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज इस क्लास का है डे नंबर 7। तो आप बिना टाइम वेस्ट करें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब है कि 2014, एक मिनट रुको, बस पेन चेंज कर लेता हूँ। 2014 के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 61 एंड आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन में समझने के लिए आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। कुछ चीजें समझनी है हमें इसमें, और उसके लिए आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस मैं पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पे लिखा गया है कि इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, इट विल, आपको यहाँ पे ना आफ्टर इफेक्ट्स बता रखे हैं कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है तो उसके बाद मार्केट पे या नॉर्मल सिटीजन्स की लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। पहला लिखा गया है डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। ठीक है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा जी। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो जरा, हमें इतनी बात समझ में आई कि इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने पर या तो कुछ डिक्रीज हो रहा है या तो कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो हमें रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए आपको मैं बेसिक से चीजें बताता हूं। देखो, मान लो कि बैंक के पास एक स्टोरी की हेल्प से बताता हूं, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पढ़ के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जो सिंपल भाषा में, लेमन भाषा में चीजों को करके हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बैंक है। अब ये मान लो मैं हूं, ठीक है। अबे भाई ये क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, ठीक है। बैंक में अपना पैसा जमा करता हूँ, और उसके पीछे पीछे रीजन क्या है? मुझे इंटरेस्ट रेट पहले हाई मिल रहे थे, ठीक है। मुझे पता चल रहा था कि बैंक में अगर मैं पैसा रखूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या होगा, मुझे कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब मुझे बैंक ही उतना पैसा दे रहा है, ठीक है, बट बिना किसी रिस्क के। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसी कंडीशंस आती है कि ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब मैंने क्या सोचा, मैं अपना पैसा बैंक के पास क्यों रखूं, ठीक है, जब टाइम के साथ मुझे उतना इन्वेस्टमेंट करने, मतलब कि उतना पैसा रखने पर उतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा।
तो मैंने क्या कहा, बैंक जी टाटा बाय बाय, मैं अपना पैसा अपनी जेब में रखूंगा। अब इस पैसे को, जो मेरे पास पैसा आ गया है, मनी जो मेरे पास आ गया है, जो मेरे पास मनी आ गया है, अब इस मनी को मैं क्या करूंगा, या तो कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, है ना, किसी और में, चाहे मैं गोल्ड में करूं, सिल्वर में करूं, या कहीं पर मैं शेयर्स खरीदूं, कुछ भी करूं, ठीक है, या तो मैं ये करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, इस पैसे से कंजम्पशन अपनी बढ़ा दूंगा। मैं बोलूंगा कि यार इतना पैसा बैंक में रखने के बजाय अगर मैं अपने खाने पीने पे, अपने कपड़े पे, गाड़ी लेनी है मुझे, कुछ ऐसे कर लेता हूँ जब मुझे यहाँ पे पैसे पे कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो या तो मैं उस पैसे को खर्च करूंगा, या तो मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। कब? जब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। अब आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट्स पे वापस। डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अरे अभी तो बताया कि अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं या तो कंजम्पशन अपनी बढ़ा दूंगा या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, तो ये तो हट गया, ये तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बोला इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इसका पैसा जब मेरी जेब में है तो उसका टैक्स से कोई रिलेशन है? वो बैंक में हो या मेरी जेब में हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ही रॉन्ग होगी, कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब आते हैं इस पे, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। बिल्कुल यही तो मैंने बताया कि अगर मेरी जेब में पैसा है, मैं दो ही काम करूंगा, या तो उसे इन्वेस्ट करूंगा या तो उसे कंज्यूम करूंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है। लास्ट भी देख लेते हैं, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। या टोटल सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में, वो मेरे जेब में है या वो कहाँ है, या वो बैंक में है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है? बल्कि यहाँ तो क्या हो रहा है, जब वो मेरी जेब में आ रहे तो मैं कहीं पर इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, सेव तो नहीं कर रहा। सेव तो तब करता जब मैं उसे बैंक में रखता। तो इसका भी कोई, ये भी कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप समझेंगे आपको चीजें और ज्यादा आसानी से क्लियर होंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आगे भी पूछे जाएंगे। आगे क्या पता आपसे उल्टा करके पूछ ले कि जब इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन एक इंसान की बढ़ती है तो वो क्यों बढ़ती है, वहां डाल देंगे कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ऐसे करके चार स्टेटमेंट बना देंगे। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खाली स्पेस है, अगर आप पीडीएफ लेने के बाद कुछ ऐड करना चाहें तो आप अपने आप ऐड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62nd क्वेश्चन। बोला गया है, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। अब देखो क्या है, जब ऐसी स्टेटमेंट आती है, ये तो बहुत लंबा लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है कि 1.5 लाइन का है, बट जब आप इसे एग्जाम पेपर में देखोगे तो वही ये 4 लाइन की है, 4 लाइन का ऐसे स्टेटमेंट होता है, तो हम उसे देख के कि इतना मुश्किल है इसे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना। इसमें सिर्फ एक ही चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, प्रेसिडेंट। बस हमें ये देखना था क्या ये काम प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, बस ये देखना था। अभी इस पे वापस आएंगे 2 मिनट बाद। अब लिखिए सेकंड स्टेटमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अरे बाबा, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? आपको पता है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे थोड़ी लिए जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि बोला जाता है कि जो भी बिल पास होगा लोकसभा एंड राज्यसभा में जाने के बाद, वो कौन साइन करेगा उसे एट द एंड? प्रेसिडेंट। इसीलिए तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते पहले स्टेटमेंट में। हाँ, ये स्टेटमेंट कोई तभी करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकता है जब उसने आर्टिकल नंबर 77 को पढ़ा हो। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आता है, जब आप पार्ट 4, 5, 6, पार्ट 6 पढ़ते हैं, किसका? पार्ट 6 पढ़ते हैं,
तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी यूनियन में। ठीक है, यूनियन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो जब भी आप इस चैप्टर पे आते हैं तो इस चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे ये नहीं चाहते कि आपको आर्टिकल नंबर 77 पता हो कि आर्टिकल नंबर 77 में है। नहीं, वो आपसे चाहते हैं कि आपने क्या आर्टिकल नंबर 77 को अच्छे से पढ़ा है, उसे समझा है कि उसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 77 क्लॉज 3 में ये स्टेटमेंट लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 77 क्लॉज 3 में ये स्टेटमेंट लिखी गई है, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। ये करेक्ट है। ठीक है, अब अगर किसी ने पढ़ा नहीं होता ना, जैसे आपको यूट्यूब पे ट्रिक्स बताते हैं कि कहीं पे प्रेसिडेंट आए और तो फिर सोचो ये करो, ऐसा नहीं है यार। कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होते कि यार ये काम पार्लियामेंट करता है या फिर प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना ये। अब क्या है और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल नंबर 77 का क्लॉज 1 है। तो आप इस बात को अब समझ जाओ कि आर्टिकल नंबर 77 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बस इतना जानना है कि आपको जब भी आप ये पढ़ते हैं, ये पार्ट पढ़ते हैं, तो आपको हर एक क्लॉज को, हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपको याद है कि आर्टिकल नंबर 77 है या नहीं, नहीं, बस आपको समझना है कि ये काम प्रेसिडेंट करता है। अब मैंने आपके लिए आर्टिकल 77 आगे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो कि आर्टिकल नंबर 77 में क्या लिखा गया, कि जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये अभी स्टेटमेंट नंबर सेकंड थी, है ना, ये क्लॉज 1 में लिखा है। उसके बाद ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेड इन द प्रेसिडेंट्स नेम मस्ट फॉलो स्पेसिफिक रूल फॉर वैलिडेशन, एक प्रोसीजर है उसका। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स टू मेक गवर्नमेंट वर्क इजियर एंड डिसाइड विच मिनिस्टर हैंडल्स व्हाट। अब क्या पता आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे ये स्टेटमेंट पूछ ली जाए और क्या पता प्रेसिडेंट की जगह वो पार्लियामेंट लिख दे या प्राइम मिनिस्टर लिख दे। तो इस वजह से आपको हर एक क्लॉज को अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। ऐसे ही द आर्टिकल डिफाइंस द प्रेसिडेंट्स रोल एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सिंबॉलिक हेड, नॉट रियल हेड। ठीक है, इट ensures that government actions are legitimate and follow standard process। उसी की बात करी गई है कि एक प्रोसीजर होना चाहिए। द रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट हेल्प ऑर्गेनाइज हाउ गवर्नमेंट ऑपरेट्स। ठीक है, अब यहीं पे वो कर सकते हैं द रूल्स मेड बाय क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है, इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज प्रेसिडेंट जो ऑर्गेनाइज करता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, इससे रिलेटेड रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। दिस इज द रीजन कि आर्टिकल 77 इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने आपको बताया जैसे 2014 का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तब आप इसे जब रिवाइज करेंगे तो आप इस आर्टिकल नंबर 77 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर पूरी तरीके से समझते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या। ठीक है, कहाँ लागू होता है, उसके बाद किस मेजॉरिटी से पास होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम मतलब इससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में अगर इसके इससे अलग कोई स्टेटमेंट आती है तो वो भी हमें पता हो। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला गया है, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप यूट्यूब पे ट्रिक देखोगे ना, तो क्या बोलेंगे, ये लिखा है, देयर इज नो मेंशन
तो आप सोचो कितना एक्सट्रीम है भाई। ऐसा नहीं है पॉलिटी में ये ट्रिक्स नहीं लगती, एनवायरनमेंट में लगा लो, ज्योग्राफी में लगा लो, ठीक है, वहां पर ये ट्रिक्स लग जाएगी एक्सट्रीम वाली। भाई ये पॉलिटी में नहीं लगती है, ठीक है। पॉलिटी में द ओनली सोर्स फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन विल बी योर नॉलेज एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे लिखा गया है देयर इज नो मेंशन इन दी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आपसे बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बिल्कुल भी नो कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं लिखा होगा? अरे भाई नहीं लिखा, ठीक है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है रूल नंबर 198 में, ठीक है। कहाँ पे लिखा है? रूल नंबर 198 में। किसके 198 में? रूल नंबर 198 ऑफ दी प्रोसीजर्स, ऑफ द प्रोसीजर्स कंडक्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा, ठीक है। इसमें ये लिखा गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फालतू की ट्रिक्स जो आपको पेपर से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले लोग बताते हैं ना कि उन पर बिल्कुल विश्वास मत करना, आपका आता आता पेपर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रिक्स लगती हैं, लैंग्वेज कुछ ऐसी है, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लगती है, हर जगह नहीं लगती। इसे भी अपने दिमाग में रखना। बोला गया है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा ओनली। अब आप एक चीज समझो इधर कि ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, ठीक है। आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे, सिर्फ लोकसभा में ही क्यों मेजोरिटी की बात करी जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि आपके लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, आपके जितने भी लोग बैठे हैं, उन्हीं में से चुनकर आपकी कैबिनेट बनी है। हाँ, ऐसा भी है राज्यसभा से चुन सकते हैं, बट आप मेनली देखो कहाँ से है, लोकसभा से। तो इसलिए अगर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे लाया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में। इस चीज को आप इस तरीके से याद रखना, ठीक है। राज्यसभा में नहीं लाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाते हैं। ओके, अब देखो, थोड़ी चीजें हम समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपको आंसर भी पता चल गया, बट हाँ, इससे ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हम चीजों को समझने आए हैं कि अगर आगे कोई चीज आ जाती है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एनी मेंबर या एनी एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को मैं लिख रहा हूं NDM, ठीक है। बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि उनको एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, बाय गिविंग रिटन नोटिस। अब ये जो रिटन नोटिस है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आएगा, हाँ भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट 50 MPs का सपोर्ट चाहिए भाई, 50 MPs का सपोर्ट चाहिए, एटलीस्ट 50 MPs शुड सपोर्ट इट। अब यहाँ एमपीज भी लिखा जा सकता है, मेंबर्स भी लिखा जाता है, एक ही बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है कोई भी एनी मेंबर, बट कहाँ का? लोकसभा का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? अगर 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 स्पीकर एक्सेप्ट कर लेता है कि 50 मेंबर्स, 50 MPs जो हैं, वो रिटन नोटिस लेके आए कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन है,
सीएम, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें जारी करना है, तो और लोकसभा अगर उसे, लोकसभा का जो स्पीकर है, अगर उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर एक डेट ऑफ डिस्कशन सेट करी जाती है, और वो जो डेट ऑफ डिस्कशन है वो 10 दिन के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिट है 10 डेज की। तो अगर आपसे अगली बार वो बोल दें कि अगर स्पीकर ने मतलब कि ये जो रिटन नोटिस है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कितने दिन के अंदर मीटिंग होनी है, तो 10 डेज के अंदर, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर वो खेल जाएंगे, वो 1 मंथ लिख देंगे, वो 6 मंथ्स लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 डेज आपने बहुत कम पढ़ा होगा। तो अगर वहाँ पे 10 डेज लिखा आएगा तो आपको यूजुअली लगेगा अरे भाई ये तो गलत ही है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ डीप में पढ़ना जरूरी है, यहीं पर वो आपके साथ खेलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर स्पीकर। और स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली लोकसभा का, ठीक है, क्योंकि यहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर स्पीकर एक्सेप्ट्स द नोटिस, अ डेट इज सेट फॉर डिस्कशन डिस्कशन विद इन 10 डेज, ठीक है। आगे आते हैं, और क्या पता होना चाहिए, इसकी जो मेजोरिटी है वो कैसी होती है? पास्ड बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% +1, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ दी टोटल मेंबर्स। अब ज़रा मैं आपके लिए, वैसे तो मैंने लिख ही दिया है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, बट फिर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर पास किया जाता है किसी भी, मतलब कि कोई भी मोशन है, उसे मेजॉरिटी से पास किया जा रहा है ऑफ टोटल मेंबर्स, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या सिंपल मेजॉरिटी है, क्या इफेक्टिव मेजॉरिटी है, क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्या है? मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली चीज़ों को देख रहे हैं, ओके। और प्लस जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊं। अब देखो ज़रा, इसका पर्पस क्या है? आपको पता है कि कोई भी सरकार बनती है तो वो इस कॉन्फिडेंस में बनती है कि इनके पास सबसे ज़्यादा सीट है, और अगर कभी ऐसा हुआ कि इनके पास, कोई भी एक गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी सीट्स नहीं है, तो वो गवर्नमेंट क्यों है? समझ रहे हो इस बात को? तो इसी को चेक करने के लिए, इसी को टेस्ट करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को जारी किया जाता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, टू टेस्ट दी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो दो तीन पॉइंट और लिखते हैं बस, कि ये थोड़ा स्टैटिक है, कभी ऐसा आ जाए तो फिर, वैसे तो यूपीएससी आजकल पूछने लगा है स्टैटिक चीजें, तो आपसे अगर आगे जाके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैं स्टैटिक चीज भी करवा देता हूँ, कि फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कब जारी हुआ था? 1963 में। किसके अगेंस्ट हुआ था? किसके लिए हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना। एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, वैसे चलो इस पॉइंट को रहने दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो, कि ये कहाँ पर है, रूल नंबर 198 में, ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, है ना। तो यही लास्ट पॉइंट था, तो इसे आप याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है ना आपको कि हाँ इससे रिलेटेड और भी चीज़ बता दो, तो आप मुझे कमेंट करके बोल दिया करो कि ये भी समझा दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे इंक्लूड कर दूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको पढ़ो, थोड़ा है ठीक ठाक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा गया है, विद रेफरेंस टू नीम ट्री, विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो यार, ये ना कोई नहीं पढ़ता, ठीक है।
और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर दोगे ना, ठीक है, तो आपके फाइनल आंसर्स में या फिर कंपैरेटिवली बाकी बच्चों ने क्या किया उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन ना बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी आगे भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और इसका ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को गलत टिक करो। अब देखो, एग्जाम के बाहर ना कोई भी बैठकर बहुत आसानी से, जब आप एग्जाम करके आ जाते हो कि ये तो बहुत आसान था, ये तो सबको पता है, ऐसा यार उनको बोलना है। ठीक है, क्योंकि वो उस अंडर प्रेशर में, उस प्रेशर में वो काम नहीं कर रहे, वो टेस्ट नहीं दे रहे, तो बाहर आके बोलना आसान है। बट अगर उस टाइम पर जब 2014 में ये एग्जाम कोई दे रहा होगा, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, सही सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों? नीम ट्री के बारे में हमें क्या पता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबल है, एंटी वायरल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है। ये सबको पता है नीम ट्री के बारे में। ठीक है, बट फिर पूछ लिया है कि जो नीम का ऑयल है कैन बी यूज्ड। अब देखो, जहाँ कैन आता है ना, कि ये काम हो सकता है, 99% ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस आपको दिख रहा है कि कैन यूज करने के बाद भी वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, मैंने हमेशा बोला ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में रोज बताता हूँ, आज भी बताऊंगा, अगर आपको दिख जाए कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो भाई गलत कर देना। अगर आपको दिख जाए कि ये ऐसी जर्नल स्टेटमेंट है जो कि सही हो भी सकती है और नहीं भी, उसको भी आप सही मान लो। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा यार, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। उसके बाद अगर आपको ऐसा दिखे कि ये कोई ऐसी चीज है, बहुत ही वाइड कोई स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें 0.01% चांस भी है कि ये चीज हो जाए, उसे भी आप करेक्ट मानना। जब तक ऐसा ना हो कि आपको पता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हमने दो, मतलब कि डे नंबर 5 में देखा था एक ऐसा क्वेश्चन, जो हमें पता था ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकती स्टेटमेंट, उसको ही हमने गलत माना था। अब देखो, यहाँ पे वैसे कैन लिखा है, कैन वाली 99 स्टेटमेंट्स करेक्ट होती है। बस अब देख लेते हैं कि क्या इन्होंने यहाँ पर इसे एक्सट्रीम तो नहीं बनाया कुछ। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। बिल्कुल यार, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस एंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको पता है करेक्ट है, जो आपको पता है करेक्ट है ना, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। अभी बताया मैंने, एंटी माइक्रोबल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ऑक्सीडेंट, सारी तो प्रॉपर्टीज है नीम में, तो क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज नहीं होगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नीम सीड्स आर यूज्ड इन, यहाँ पे बोलती है कि यूज किए ही जाते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स। अब ना देखो, यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत माना था, यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत माना था, इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत टिपिकल है। बहुत कम बच्चों का ये ठीक हुआ होगा। क्यों? उन्होंने, मैंने जब इसको और ज़्यादा रिसर्च करी इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर, तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कि इसे हॉस्पिटल डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। कोई ऐसे एज सच बड़े एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यूपीएससी ने इसे गलत माना होगा। ओके, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स में भी इसका यूज किया जा सकता है अगर हम नीम सीड्स को यूज करें। बट ठीक है, हमने बायोफ्यूल्स में यूजुअली शुगर केन, कॉर्न और ये सब देखा है, नीम सीड्स नहीं देखे। तो मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप स्टेटमेंट को सही भी करो, गलत भी करो, लेकिन मैं आपको यूपीएससी का आंसर बता देता हूँ। यूपीएससी ने इन दो स्टेटमेंट को करेक्ट माना है। ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, कैन जहाँ आएगा 99% ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट वहां पे दी ना हो। प्लस ये तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको और सबको पता ही है ना, तो इस वजह से ये दोनों करेक्ट है, ये उन्होंने इनकरेक्ट मानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। देखो, अगर आप इसे गलत भी कर दो तो मैं बोलता हूँ आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत ही टिपिकल चीज है ये, इसमें इतना कोई नहीं पढ़ता। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको नीम ट्री के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एजा डी रैश्टा। ठीक है, और आगे क्या है? इंडिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है। जो नीम होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, अभी बताई इतनी सारी, एंटी बैक्टीरियल,
ठीक है, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। बस इस क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं समझना, इस क्वेश्चन से जो समझना आपको चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐड करना हो आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे लिखा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब देखो यार, ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था कि आगे एक और आएगा, यही है वो। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं पढ़ता इतना डीप में। ठीक है, तो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, बट इस टिपिकल क्वेश्चन में एक सेंस है, जिस सेंस से आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये उतना टिपिकल नहीं है, बट हाँ, एक बार को आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे और दिमाग नहीं लगाना चाहोगे उस प्रेशर में तो टिपिकल है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतना भी टिपिकल नहीं है। ये देखो, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। ठीक है, आपको पता है यार, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस के उसमें उल्टा कर दिया है कि यहाँ पे CO2 होना चाहिए और यहाँ पे O2 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। फिर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसने कहा भाई? ऑक्सीजन है यार, और वैसे भी ऑक्सीडाइज क्या होता है, नहीं है ये भी करेक्ट। उसके बाद अब ये दोनों हैं जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप 50% पर पहुंच चुके हो। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म फ्री एनर्जी, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई। एक है फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। अब आप एक चीज सोचो, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि ऐसे लिखता हूँ, लाइट फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है उसे यूज किया जाता है। ठीक है, उसे यूज किया जाता है। लाइट एनर्जी क्या है यहाँ पे? सनलाइट। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते थे। सनलाइट को यूज किया जाता है और इसकी हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है किसको? जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर को, H2O लिख देता हूँ, वाटर को डायरेक्टली, H2O को कन्वर्ट किया जाता है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको? ग्लूकोज में। ठीक है, और प्लस बाहर क्या निकल के आता है? ऑक्सीजन, जो प्लांट्स देते हैं। तो प्लांट्स करते क्या है, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की हेल्प से, और ग्लूकोज जो वो अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, प्लस ऑक्सीजन हमारे यूज के लिए बाहर निकल जाती है, ये होता है। अब आप समझो ये सनलाइट क्या है? फ्री एनर्जी। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखते हैं ब्लू से। ये सनलाइट क्या है? फ्री एनर्जी। तो मतलब फ्री एनर्जी का इन्होंने यूज किया। ठीक है, फ्री एनर्जी का इन्होंने यूज किया और कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को किसमें? ग्लूकोज। आपको पता है आपकी बॉडी में भी जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट है वो स्टोर होता है। ठीक है, उसे हम कार्ब्स बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो भी इस फॉर्म में मतलब स्टोर होता है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि स्टोर की जाती है कि कभी भी अगर मेरी बॉडी को नीड हो तो मैं इसे यूज कर लूँ। समझे इस चीज को? तो ये यही लिखा है कि फ्री एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, और उसे स्टोर किया जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी ने साइंस को पढ़ा है, PCM से उसने अपनी 12th को किया है, तो वो इस आंसर तक पहुंच सकता है। बट हाँ, उस प्रेशर में इसे भी करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, बट अब आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे जाकर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट को यूज किया जाता है। ठीक है,
और बाहर क्या निकलता है कन्वर्जन के बाद, एक तो ग्लूकोज, मैंने बताया ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 प्लस क्या निकल रहा है बाहर, ऑक्सीजन, तो O2। बट अगर इसको आप मतलब कि इक्वल करने की कोशिश करोगे, इक्वलाइज करने की कोशिश कोशिश करोगे, तो क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे कन्वर्जन के बाद तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो इसलिए पूरे फॉर्मूले में क्या है 6O2 आता है। ओके, जब इसे बैलेंस करते हैं, ये आपकी चीज़ है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड कर लेना, कुछ करना होगा आपको तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, देख लेना जब भी कैन लिखा है ना तो समझ जाना, एक तो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एनवायरनमेंट जो भी ये क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर बोला गया है कि इसमें से भी यूज किया जा सकता है, मेनली सारे ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। बट फिर भी मैं वही बोलता हूँ हमेशा, 99% लेके चलो कि आपको 1 2 3 ही टिक करना है, बट आप ऑप्शंस को एक बार पढ़ लो, बस उसमें ऐसा कुछ ना मिल जाए जो कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है ना तो 1 2 3 एकदम बेफिक्री के साथ टिक करके आओ। किसमें, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में। भाई ये पॉलिटी में और हिस्ट्री में मत करना प्लीज। अब देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय फॉर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। आइरिस स्कैनिंग आपको पता है ना, करी जाती है बायोमेट्रिक के तौर पे यूज। वॉइस रिकॉग्निशन भी करी जाती है ना। जिसने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी उसमें आधे से ज़्यादा जो मतलब कि वोल्ट वॉल्ट वगैरह होते हैं उनमें अगर हैक करना हो तो वो आइरिस स्कैनिंग या वॉइस रिकॉग्निशन से ही करते हैं, ठीक है। फिर रेटिनल स्कैनिंग, ये जो है ना, ये रेटिना है एक्चुअल में, रेटिना स्कैनिंग, उसको ही रेटिनल स्कैनिंग बोला गया है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट फिर वही बात है, क्या इसको नहीं यूज किया जा सकता, यहाँ पे कैन लिखा है तो बिल्कुल सही है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये जो आइरिस स्कैनिंग है और रेटिनल स्कैनिंग है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैंने आपके लिए आगे डायग्राम ऐड किया है, हाँ किया है। देखो, रेटिना होता है ये वाला पार्ट, पेन चेंज कर लेते हैं। रेटिना होता है ये वाला पार्ट जो होता है ना यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये रेटिना होता है, आईज के अंदर पीछे की साइड जहाँ इमेज फॉर्म होती है। और आइरिस कहाँ पे है, ये आइरिस है। तो जब भी ना आइरिस की स्कैनिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग है, क्योंकि उसमें आपके बहुत अंदर नहीं जाना है, ठीक है। बाहर से ही, दूर से ही एक डिवाइस यूज करेंगे और आपके रेटिना को स्कैन, आपके आइरिस को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं, जो आपके आइरिस का कलर्ड पैटर्न है ना वो यूनिक होता है, तो इस कलर्ड पैटर्न को वो देख लेते हैं। वहीं पर जब रेटिना की बात आती है, देखो ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इससे आपका एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो रेटिना है, ये आप देखो आँख के कितने अंदर जाके, तो यहाँ पर एक अलग मतलब कि डिवाइस यूज होती है जिसमें एक बीम को यूज किया जाता है, लाइट बीम को यूज किया जाता है, जो कि आपके रेटिना तक जाती है। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके पैटर्न को नोटिस करती है, क्योंकि वो भी यूनिक होते हैं। तो इसको हम, जो ये रेटिनल स्कैन होता है, इसको हम इंट्रूसिव में ऐड करते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि ये इंट्रूसिव स्कैनिंग है। और जो हमारा आइरिस वाला होता है उसे हम बोलते हैं नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बस नॉलेज के लिए था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन आया इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो ये वैसे तो 9 10th के ही सारे टॉपिक्स हैं, बट हम यूजुअली इनको पढ़ते नहीं है ना। तो जब पढ़ते नहीं है तो अब पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आगे भी आ सकता है, एक बार आया जरूरी नहीं है फिर से ना आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, अगर आपको पता हो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या आगे कोई डायग्राम ऐड किया है, हाँ जी किया है, ठीक है। यहीं से समझा देता हूँ आपको। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या किया जाता है, ये एक एसेक्सुअल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें क्या किया जाता है, जैसे आप समझो कि ये पूरा प्लांट है। अब इस प्लांट में ये वाला पार्ट इसका एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है ना। एक फ्रैगमेंट है ये, इसका क्या है, ये इसका एक फ्रैगमेंट है। ये जो फ्रैगमेंट है, इस फ्रैगमेंट को कट किया जाता है, इस फ्रैगमेंट को कट किया जाता है। और इस फ्रैगमेंट को कट करने के बाद जब ये अलग हो गया ना, तो इस अलग वाले पार्ट को यहाँ पर क्या किया गया है, अलग से उगाया गया। तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जहां एक प्लांट से ही उसके एक पार्ट को कट करके फिर से ग्रो किया जाए, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये क्या है, ये एक टाइप का क्लोनिंग है। क्यों? क्योंकि आप समझो ना, क्या किया जा रहा है, जो इसके अंदर जीन्स होंगे वही इसके अंदर जीन्स होंगे। बस किया क्या है कि उसको अलग से उगा दिया। तो क्या है, इसीलिए इसे बोलते हैं ये अ फॉर्म ऑफ क्लोनिंग। ओके, अब देखो, ये जो है ना, इसके पीछे दो चीजें हैं। अब इसे तो ये इंसान कर रहा है मतलब आर्टिफिशियली, बट ये आर्टिफिशियली होने की बजाय ये नेचुरली भी हो सकता है। किसी रीजन की वजह से समझ लो ये पार्ट खुद से अलग हो गया और फॉरेस्ट में नीचे गिर गया, और वहां नीचे के गिरने के बाद सॉइल की हेल्प से ये फिर से रीग्रो कर जाता है। तो ये नेचुरली भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अब जरा अपने वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेटमेंट्स को देखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस क्लोनल पॉपुलेशन, अभी बताया था कि ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप की क्लोनिंग है। तो ये करेक्ट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। भाई, क्या इसमें कुछ ऐसा किया है कि हमने वायरस को अलग किया है? कुछ ऐसा किया है? भाई, हम जीन्स में जाकर कुछ थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हम उस जेनेटिक लेवल पे जाके कुछ थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कट कर रहे हैं और कहीं और उगा दे रहे हैं। तो इसका वायरस को एलिमिनेट करने से कोई रिलेशन है क्या? अगर किसी को सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पता होता कि क्या होता है, तो वो खुद ही समझ जाता भाई, एलिमिनेट कर रहे हैं क्या हम किसी वायरस को? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन, मैंने क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कैन देखो 99% ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट होगा, बट देर इज अ टर्म एंड कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं बनाया कैन लिखने के बाद। तो आप देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। हाँ, कितना जर्नल है कि मतलब कि साल में से बहुत सारे मंथ्स में हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो क्या है, 1 और 3। तो आप देखो, कुछ स्टेटमेंट्स तो सिर्फ लैंग्वेज से ही करेक्ट हो जाती है, आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी नॉलेज, थोड़ी लैंग्वेज, अगर आप ये समझ गए तो क्या होगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रिक, और ट्रिक भी कौन सी मैंने पहली क्लास में बताई थी, सेम ट्रिक। वो नहीं जो यूट्यूब पे लास्ट में आके आपको बता देते हैं, ठीक है, लास्ट के 1 महीने में। सेम ट्रिक्स प्लस नॉलेज, उसी से पेपर क्लियर हो सकता है। और सेम ट्रिक्स में भी एक्चुअली लैंग्वेज ही है, यूपीएससी की लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। उसी से समझ आ जाता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं है। प्लस नॉलेज तो यार चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो सभी क्लियर कर रहे होते। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ये आप पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ स्पेस क्राफ्ट के नाम दिए गए हैं और फिर उनका पर्पस दिया गया। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये ना क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। उस टाइम के हिसाब से क्या पता इन्होंने कोई रिसर्च नहीं लाई हो। ठीक है, क्या पता इन्हें क्या किया गया हो कि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं कि पाथ को क्रॉस किया हो, या कुछ बड़ी इन्वेंशन हुई हो। ठीक है, या कोई इनसे इंफॉर्मेशन मिली हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। इस वजह से ये तब न्यूज़ में होंगे तो ये पूछे गए।
ठीक है, आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया ही है कि करंट अफेयर का सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उस करंट अफेयर के सेशन में हम सारी चीजें कवर करेंगे, जो कि मैं वही चीजें कवर करूंगा जो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उस टाइम के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। ठीक है, और ये गलत था क्योंकि ये ऑर्बिटिंग द वीनस नहीं था, ये ऑर्बिटिंग दी सैटर्न था। ठीक है, तो उस हिसाब से बस ये स्टेटमेंट गलत थी, बाकी दो ठीक थी। तो इसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन से आप ये सीख लो कि अब जो भी स्पेसक्राफ्ट हैं, अगर कोई भी न्यूज में है, कोई भी लॉन्च हुआ है, या किसी भी लॉन्च जो पहले हुआ था उसने एक नई इंफॉर्मेशन हमें दी है, जैसे चैस्ट ने एक नई इंफॉर्मेशन दी थी 2025 के स्टार्टिंग में, है ना। तो ऐसी चीजें जो है वो आपको बस पढ़नी है। ओके, बस इस क्वेश्चन से ये नॉलेज ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यार, मैंने आपको कहा है कि 10 से 12 टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उनसे दिल मत लगा बैठना, उनके सामने अपनी ईगो को कम रखना, अपनी ईगो को बोलना बेटा कोई बात नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई, आगे बढ़ जा, टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है, बट इस वाले क्वेश्चन में अगर आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है, ठीक है, आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ा हुआ है कि कौन से फ्रूट्स या कौन से वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स तो नहीं, मेनली फ्रूट्स या कौन सी जो फूड क्रॉप है वो कहाँ पर उगती है, तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाओगे। ठीक है, नहीं तो ये जो है एकदम एक्सट्रीम बनाया था यूपीएससी ने क्वेश्चन, इसमें तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने गलत दे दी थी। ठीक है, कि ना ये मिलता है किन्नौर में, ना ये मेवात में, ना ये कोरोमंडल में। तो अब हमारा काम क्या है, हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, किन्नौर किसके लिए फेमस है? किन्नौर सबसे पहले तो याद रखो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ओके, यहाँ पे क्या मिलता है? इट इज फेमस फॉर एप्पल्स। ठीक है, प्लस ये जो एरेका नट है ना भाई, ये एरेका नट तो हम साउथ में देखते हैं या फिर आसाम में देखते हैं। तो एरेका नट जो है वो मिलता है या तो कर्नाटका में, ठीक है, या तो आपको देखने को मिलेगा केरला में, या तो फिर असम में। ये कुछ जगह हैं जहां पर एरेका नट मिलता है। वहीं पर मैंगो की बात करें यार, मैंगो के बारे में तो आपको पता होगा, ये देखो ये मेवात जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में। और मैंगो जो है आपने सुना होगा सबसे ज्यादा मैंगो कहाँ आपको देखने को मिलता है? टॉप प्रोड्यूसर कौन है? यूपी। फिर उसके बाद कौन सा आता है? आंध्रा। फिर उसके बाद कौन आता है? कर्नाटका। ठीक है, यूपी में भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, अजीब अजीब से नाम है, लंगड़ा आम, दशहरी आम, चूसा आम, चूसा चौसा जो बोलना है वो आम बोल लो। ठीक है, तो ये टॉप प्रोड्यूसर है। तो आपको पता होगा कि मैंगो यूपी में मिलता है, तो ये भी गलत था। ठीक है, प्लस जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? ये हमारा साउदर्न पार्ट है। ये वाला कोस्ट जो है मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, है ना, ये वाला रीजन। यहाँ पे कार्डेमन हिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, आपने देखा था, जिसमें बोला था कि कोरोमंडल कोस्ट पे कार्डेमन हिल है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ओ सॉरी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। तो कोरोमंडल कहाँ पे है? ये है ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब कोरोमंडल कोस्ट पे आपको पता है कि यार क्या क्या मिलता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइस, पल्सेस, शुगर केन, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, और पीनट्स हो गए, कॉटन एंड पीनट्स। वहीं पे सोयाबीन के लिए तो यार आपको पता ही होगा ना, हमेशा दो स्टेट्स के बीच में चलता रहता है, कभी ये कभी वो, जहाँ पर काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर है, जैसे महाराष्ट्र एंड एमपी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। ये समझ लो 83% जो सोयाबीन की प्रोडक्शन है ना, वो तो इन दोनों प्रदेशों से ही आती है, इन दोनों स्टेट से ही आती है। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं था, बट फिर भी मैं बोलता हूँ तीनों के बारे में उस प्रेशर में करना बहुत मुश्किल है। नन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन होंगे जो आपको मिलेंगे मिलेंगे। अपने दिल पे बातों को मत लगाना। ठीक है,
आगे बढ़ना, अगर आता है करना, नहीं आता है तो अगर रिस्क लेना है आपको तो ले सकते हैं। वैसे मैं होता तो मैं सोयाबीन और मैंगो के हिसाब से इन दोनों को गलत करता, और मुझे क्योंकि फर्स्ट कहीं पर राइट ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं भी नन के साथ जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कम ही ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें नन ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे अगर ये दिखता और मुझे दिखता कि भाई नन दे रखा है और मुझे पता है यहाँ दोनों में नहीं मिलता है मैंगो और सोयाबीन, तो फिर मैं नन के साथ जाता। बट फिर भी यार उस प्रेशर में आप क्या करेंगे, वो तो वो प्रेशर आने पर ही पता चलेगा। अब आते हैं, अब ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। ठीक है, केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज का सिंपल सा मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो। क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। जब कोई भी चीज किसी भी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, लाइक क्रिस्टल बन रही है, कोई पहले समझ लो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो क्या तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, है तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे एक सॉलिड से लिक्विड बन गई है, बस फिजिकल चेंज। सारिंग ऑफ मिल्क, जो सारिंग ऑफ मिल्क है कि मिल्क जो था पहले वो खट्टा हो गया। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से टेस्ट में चेंज हमें देखने को मिलता है, वो कैसे कैसे होता है वो। ठीक है, मिल्क में ऐसा कैसे देखने को मिलता है, सिर्फ केमिकल चेंज की वजह से देखने को मिलता है। जब होता क्या है, इस मिल्क के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो क्या करते हैं, मिल्क का जो शुगर है, मिल्क का जो शुगर है, मिल्क के शुगर को क्या बोलते हैं, चलो ये भी बता देता हूँ, लैक्टोज, है ना। बोलते हैं ना बहुत सारे आजकल जेंजीज आ गए हैं, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। ठीक है, यहाँ शुरुआत ही घी से होती है, दिन की शुरुआत ही। अब क्या है, ये किससे कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क शुगर, मतलब कि जो लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, ये इसे कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये सार हो जाता है, इसका जो टेस्ट है वो सार हो जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, बाकी दोनों फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको होगी ही। तो आज के 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, कल फिर से आपको पता है नेक्स्ट क्लास होगी कल, तो उसमें वो होगा डे 8, और उसमें हम 71 से 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको पता है जैसे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पर, इस टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरा पर्सनल पेज है इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मैं कुछ कुछ वीडियोस कभी कभार मेरा दिल करता है तो मैं वीडियोस डाल देता हूँ। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आगे 120 क्लासेस आने वाली है। ठीक है, मैं इसे बीच में नहीं छोड़ने वाला। तो 120 क्लासेस आने वाली हैं। आपको पता है ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ये क्लासेस नहीं होती हैं। मंडे टू फ्राइडे ही आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो कल जो है ये आपको इसका डे 7 देखने को मिल जाएगा, डे 8 होगा मंडे को अपलोड फिर से। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।